वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 10 की मैथ एनसीईआरटी 10 की मैथ का प्रश्नावली 6.4 और इसमें जो है 4 प्रश्न हम यानी 1, 2, 3, 4 हम आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज हम इसके आगे यानी 5 से आप लोगों को बताएंगे। जितना इस वीडियो में हो पाएगा उतना हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए यहाँ से, और मेहनत से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सफलता निश्चित है, कोई संदेह की बात नहीं है। कहीं आप लोगों को जाना नहीं, घर पे बैठ के पढ़ना है आराम से, तो पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को अपने। जो आप लोगों के मित्र नहीं जान रहे हैं इसको, उनको ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कंडीशन जो है ठीक नहीं है, स्कूल चल नहीं रहे हैं। तो ऐसी दशा में आप लोगों को यही एकमात्र सहारा है। तो इससे जो है आप लोग पढ़िए, और जो नहीं जान रहे हैं उनको भी बताइए कि इससे पढ़ें। तो चलिए देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। हाँ, तो 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न बुक से आप लोग पढ़िएगा। देखिए कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं ABBCCA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। त्रिभुज में आप लोग देख रहे हैं एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब इधर जितना है इतना ही इधर है, ऐसे इधर जितना है इतना ही इधर है, ऐसे नीचे भी ये मध्य बिंदु है। दोनों तरफ बराबर बराबर कहने का मतलब मध्य बिंदु है ये DE और F। अब कह रहा है त्रिभुज DEF, मतलब ये वाला त्रिभुज छोटा वाला जो बीच का आपका बन रहा है, ये त्रिभुज, और ABC का मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी एक छोटा बन रहा है एक बड़ा बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अनुपात क्या है? क्षेत्रफलों में अनुपात, मतलब इनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या है? मतलब ये जैसे बड़ा वाला त्रिभुज 1 है तो ये कितना होगा, बड़ा वाला त्रिभुज 5 है तो ये कितना होगा, मतलब दोनों में कितने का अनुपात है, यही आपको पता करना है। तो देखिए इसमें अगर ये मध्य बिंदु से बना त्रिभुज है तो वैसे ही इसका अनुपात जो है, ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु से बना त्रिभुज है। पर हमको इसको ऐसे बताना नहीं है, बल्कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए हल, AB और AC के मध्य बिंदु D तथा F हैं। देखिए AB और AC के मध्य बिंदु, पहले हम इसका और इसका मध्य बिंदु लेते हैं। इसका मध्य बिंदु D है और इसका मध्य बिंदु क्या है? F है। तो देखिए AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कितना है? F है। अब इसी के माध्यम से हम पहला सरल करेंगे। देखिए जब ये मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं DF। ये मध्य बिंदु है, देख रहे हैं दोनों का मध्य बिंदु बराबर ये है, मतलब इसका ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं DF बराबर, DF का मतलब सारी बराबर नहीं, ये समांतर है, DF समांतर है। देखिए DF ये है, ये समांतर किसके है? BC के। BC के समांतर ही तो है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु जो है दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसके समांतर ही होगा। या DF ये भी लिख सकते हैं, DF समांतर BE, देख रहे हैं, यानी ये जो है इसके समांतर, जब पूरे का समांतर है तो यहां से इसके भी समांतर होगा, BE। ये दोनों समांतर हो गए। अब यहां इसको हम मान लेते हैं क्या है, हमारा पहला समीकरण बन गया। देखिए ये समांतर इसके और यही समांतर इसके, ये अलग लिख दिया गया है सिद्ध करने के लिए। बाकी जब यहाँ से यहाँ तक का समांतर हो गया इसके, तो इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको सिद्ध करना है इसलिए इसे लिखना है। ये हो गया। अब देखिए जब AB तथा BC के मध्य बिंदु DE, AB
का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है डी, तथा बी सी का लेना है इस बार, बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु क्या है ई है, ये वाला बी सी का मध्य बिंदु ई हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब कि इसको ले लिए हम, तो इसमें हम लिख सकते हैं डी ई बराबर, डी ई समांतर ए सी, डी ई देख रहे हैं समांतर ए सी, यानी डी ई समांतर ए सी, जैसे इसमें किए थे वैसे जब ये रेखा लेंगे तो ये इस रेखा के समांतर हो जाएगी। या फिर लिख सकते हैं डी ई समांतर ए एफ, ए एफ का मतलब ये आपका सेकंड समीकरण बन गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो हमने ले लिया, एक बार इसको हमने लिया और एक बार इसको लिया, तो इसको लिया तो एक ये बन रहा है, इसको लेंगे तो एक ये बन रहा है। अब देखिए हमें दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुज समरूप अगर सिद्ध हो जाएंगे तो हमारी क्षेत्रफल की प्रक्रिया भी हमें मिल जाएगी, अनुपात जो हमको प्राप्त करना है। तो ये दोनों हमारे बन गए। अब दोनों से देखिए समीकरण 1 से, ये जो समीकरण बना हमारा समीकरण 1 से बी ई एफ डी, बी ई एफ डी जब हमने ये लिया था, देखिए इसमें क्या कहा गया है डी ई समांतर बी, डी ई समांतर बी, तो देखिए ये वाला एक का आपका क्या बन रहा है समांतर चतुर्भुज, क्या बन रहा है समांतर चतुर्भुज। यहां से देखना है आपको, देखिए ये रेखा ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। 1 से डी ई एफ, बी ई एफ डी, बी ई एफ डी, या हम लिख सकते हैं डी एफ बी ई, डी एफ बी ई। 1 से तो ये बन गया, और तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब देखिए कौन सा बन रहा है डी ई एफ ए, डी ई एफ ए। अब इसको ध्यान में रखिए, देखिए यहां से यहां तक ये एक चतुर्भुज ये बन रहा है समांतर चतुर्भुज डी ई एफ ए। ये दोनों चतुर्भुज बन गए, ये दोनों चतुर्भुज आपके निर्मित हो गए, दो चतुर्भुज। तब अब देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों त्रिभुज में हमें अब देखना है। अब देखिए डी ई एफ बराबर डी ई एफ, डी ई एफ, यानी ये त्रिभुज जो है, यानी ये कोण जो है बी ए सी के बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? देखिए हम पहले बता चुके कि ये एक समांतर चतुर्भुज आपका बन रहा है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं डी ई एफ बराबर डी ई एफ, लिख देते हैं डी ई एफ बराबर बी ए सी, बी ए सी। एक कोण बराबर हो गया। देखिए इस छोटे त्रिभुज का एक कोण, बड़े त्रिभुज का एक कोण हमको मिल गया ना, बराबर हो गया। अब एक और, अगर हम एक और सिद्ध कर दें बस समरूप हो जाएगा हमारा। अब देखिए बी ए बी सी, एक इसको भी हम आपको बताए थे, एक ये वाला बन रहा था, देख रहे हैं ना, पहले वाले से ये बन रहा था। तो आप ये भी लिख सकते हैं ए बी सी, यानी ए बी सी, ये कोण ए बी, ये कोण है, कोण ए बी सी बराबर है किसके? डी एफ ई के, डी एफ ई के। तो छोटे त्रिभुज का ये कोण, बड़े त्रिभुज का ये कोण, ये भी तो समांतर बन रहा है आपका। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने कोणे भी बराबर हो रहे हैं, तो ये बड़े त्रिभुज का कोण है और ये छोटे त्रिभुज का कोण है। तो हम लिख सकते हैं डी एफ ई।
DFE बराबर है। देखिए दोनों हमने बराबर कर दिया, एक कोण ये, एक कोण ये, एक इसका ये बराबर है, इसका ये बराबर है। अब अगर दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप नहीं हो गए। तब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ये समरूप त्रिभुज हो गया आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कुछ नहीं ज़्यादा करना है, आपका सवाल सॉल्व। जब समरूप सिद्ध हो गया तो कुछ नहीं करना है। देखिए अगर ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, अनुपात में होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर DF स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। देखिए इसकी भुजा DEF है, छोटे वाले त्रिभुज के ये आधार, इसको हम BC ले लेते हैं। कोई भी ले लेंगे सही रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भुजा हम ले लें। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब DF जो है, DF BC का 1/2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 BC स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर लगेगा, पूरा होल स्क्वायर रहेगा, बटा BC स्क्वायर। ये बराबर यहाँ रहेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, BC तो कट जाएगा, इसका जो वर्ग करेंगे तो 1/4/1 हो गया ये। या हम इसको और सरल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर 1/4। यानी दोनों त्रिभुजों में कितने का अनुपात हो गया, 1/4 का। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। अब प्रश्न नंबर 6 किताब से आप लोग पढ़िएगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं, माना दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR हैं, ABC और PQR हैं, जिनकी मध्यिकाएं AD हैं, इसकी AD है और इसकी PM है। अब हमको यही सिद्ध करना है कि ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल इनकी मध्यिकाओं यानी AD का स्क्वायर बटा PM का स्क्वायर होता है, मध्यिकाओं का वर्ग होता है। कह रहा है अनुपात, मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, तो अनुपात का वर्ग यही लिखा गया है, मतलब यही हमको सिद्ध करना है। अब देखिए दिया ही गया है हमको, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यहाँ हम उपपत्ति लिख सकते हैं, उपपत्ति PQR ये तो पहले से दिया है, यानी ये आपको पता है, दिया है, क्वेश्चन से ही दिया है। अब देखिए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। अगर दोनों त्रिभुज क्या हैं, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ये आपको पता है। यानी AB स्क्वायर, एक भुजा की इसकी स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए परंतु यहां से देख लीजिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, में AD तथा
PM PM मध्यिकाएं हैं। ये दोनों मध्यिकाएं हैं। तो ABD अगर ये मध्यिका है तो ये और ये भी अनुपात में हो जाएगी, यानी ABD त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा PQM के, क्योंकि ये दोनों की मध्यिकाएं हैं तो ये आपस में समरूप हो जाएंगी। इन दोनों में हम अब लिख सकते हैं, ये दोनों जब समरूप हैं, यानी दोनों त्रिभुज ये त्रिभुज भी समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQM का क्षेत्रफल बराबर AD का स्क्वायर बटा PM का स्क्वायर। बस इतना ही हमको सिद्ध करना था कि मध्यिकाओं के वर्ग के बराबर है। बस कुछ भी नहीं करना है, इतना ही आप लोगों को लिखना है। क्योंकि जब ये त्रिभुज पहले ही दिया गया है कि समरूप हैं, इनकी मध्यिका अगर हम दोनों की खींचेंगे तो जो त्रिभुज हमारा अलग अलग बनेगा, ये त्रिभुज भी हमारा क्या होगा, समरूप होगा। अगर समरूप होगा तो इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर बटा PM का स्क्वायर। तो ये सवाल क्लियर हुआ आपका। अब चलते हैं 7वें सवाल पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब यही आपको सिद्ध करना। तो देखिए फिगर ऐसे ही बनेगा। एक वर्ग है, देख रहे हैं ABCD एक वर्ग है, इसकी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज देख रहे हैं, ये सारी भुजाएं बराबर हैं, और इसके वर्ग पर एक विकर्ण पे, ये विकर्ण है, इस पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का आधा होता है। तो हमको सबसे पहले यही सिद्ध कर देना है कि दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं। देखिए दिया है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसको बनाना है। दिया है त्रिभुज चतुर्भुज मतलब एक वर्ग ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा AB तथा विकर्ण AC है। AB एक भुजा है और विकर्ण AC है, जिस पर दो समबाहु त्रिभुज APB एक बना है और दूसरा ACQ बना है। अब हमको सिद्ध करना है कि ABP इसका क्षेत्रफल जो है ACQ इसके क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। आधा मीन्स 1/2 है। यही हमें सिद्ध करना है। इतना हमको सिद्ध करना है, मतलब ये हमको ला करके दिखाना है सरल करके। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे। उपपत्ति लिख देते हैं, जहां से सिद्ध करते हैं अपना क्रियाकलाप वहां हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में देखिए आप, त्रिभुज ABC ये क्या है, समांतर है। किसके समांतर है, त्रिभुज PQR के। ABC देखिए ABC समांतर नहीं, सारी समरूप है। ABC ये देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज समरूप है PQR के। P हो गया, सर ये लाइन छोड़ दीजिए, यहां से देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज जो बन रहा है आपका, उसका क्षेत्रफल जो होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4
4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये आपका होता है क्षेत्रफल का सूत्र, यानी जो क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला है ये। अब देखिए त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे AB स्क्वायर। AB स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा का स्क्वायर हमने लिख दिया, AB का स्क्वायर हो गया। ये तो हो गया जो ये है ये वाला त्रिभुज। अब हम जो विकर्ण पर त्रिभुज बना है उस पर देखते हैं, यानी इसी प्रकार विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है इस बड़े वाले का, तब क्या करेंगे? तो ये भी वही हो जाएगा √3/4 गुणे AC स्क्वायर। AC का मतलब ये यही भुजा, एक भुजा कोई भी लिख सकते हैं, इसको कोई भी भुजा एक लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर हो गया ये। अब दोनों का हो गया। देखिए अब हमको करना क्या है, देखिए ABP का, यानी अब त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं ABP का कितना, ये है √3/4 AB स्क्वायर बटा √3/4 AC स्क्वायर। ये इतना हो गया। या हम इसी को और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए इसमें से ये तो कट जाएगा आपका √3/4 ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो ये तो कट ही गया आपका, ये समझ लीजिए कट गया आपका, बचा AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, ये इतना आपका बच गया। या इसी को इस टाइप से हम लिख सकते हैं, और भी इसको हम सरल करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब AB बटा AB √2, यानी इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर। ठीक ना। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि √2 कहाँ से आ गया। जब यहाँ से सब कुछ कट गया, रूट का मतलब रूट और जो अंक थे सब कट गए, तो ये √2 कहाँ से आ गया, तो इसको हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए हाँ देखिए, अगर AC हमें पता करना है तो AB AC हमको पता करना है तो AB देख रहे हैं ना, ये वर्ग है आपका, ये कर्ण है, ये लंब एक हो गया, एक आधार हो गया। अगर हमको कर्ण पता करना है यानी AC स्क्वायर अगर हमको पता करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का मतलब ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार और लंब दोनों बराबर हैं, यानी AB ये है तो AB समझ लीजिए AB है, यानी BC बराबर भी कितना है, AB है, क्योंकि वर्ग है ना, तो वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB हम दो बार लिख सकते हैं, AB स्क्वायर या AC स्क्वायर बराबर जोड़ लेते हैं 2, क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर, ठीक ना। या हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर दोनों पे लगा ना, स्क्वायर अगर हम हटाना चाहें यानी AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √2AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AC बराबर, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √, लिखेंगे, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, केवल बचेगा AB। तो कहने का मतलब AC का मतलब हो गया आपका √2AB।
तो ए सी का मतलब देख रहे हैं ना, ए सी का मतलब हमने कितना लिखा, ए बी रूट 2, यही तो लिखा है, यही आया था। देखिए ए सी बराबर रूट 2 ए बी, तो यही हमने भी लिख दिया। ए सी की जगह हमने लिख दिया ए बी रूट 2, हो स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे लगा है, होल स्क्वायर में कर दिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे हुआ। चलिए अब आगे अब देखते हैं इसके। अब ए बी इसमें से देखिए कट जाएगा, तो क्या बचा, ऊपर आपका बच गया 1 और नीचे बचा अंडर रूट 2, और ये स्क्वायर आपका लगा ही है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं साफ। तो इसको और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए सी क्यू का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा कितना, इसका यानी 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या 1 बटा 2, या इसमें अगर हमको अनुपात पता करना है, अनुपात इसमें पता नहीं करना है तो 1 बटा 2 कह रहा है, 1 बटा 2 हमको पता करना है मतलब, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 त्रिभुज ए सी क्यू का क्षेत्रफल, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक ना, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, यानी यहाँ इसको लिखेंगे 1 बटा 2 समझ लीजिए, ये यहीं पे मान लीजिए है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा ए सी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 2 ए पी बी का क्षेत्रफल, या ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया 7वां प्रश्न। अब चलिए 8वें प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है ए बी सी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। आप लोगों को विकल्प दिया गया है। तो देखिए हमको पता क्या है, ए बी सी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज हैं जिसमें डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो हम निकाल सकते हैं, यानी बी डी बराबर 1 बटा 2 बी सी, 1 बटा 2 बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, बी डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, डी बिंदु जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, या बी डी बटा बी सी बराबर 1 बटा 2, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। मतलब इसको लाके नीचे लिख देंगे तब भी 1 बटा 2 रहेगा। या ये भी हम लिख सकते हैं बी सी बटा बी डी बराबर 2 बटा 1, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर बी सी स्क्वायर बटा बी डी स्क्वायर, या इसको हम बराबर 4, कितना हो जाए 2 दूनी 4 हो गया, 4 बटा 1, या अनुपात हो जाएगा बराबर 4 अनुपात 1। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही जाता है, विकल्प सी सही है, सी, विकल्प सी क्या है, सही है आपका। बस ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 9 देखिए। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, भुजा दिया गया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए पहले का क्षेत्रफल
पहले का क्षेत्रफल बटा दूसरे का क्षेत्रफल बराबर पहले की भुजा का स्क्वायर बटा दूसरे की भुजा का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना। पहले की भुजा कितना दी गई 4, तो 4 का स्क्वायर बटा दूसरे की 9 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 बटा 9 81। या हम लिख सकते हैं बराबर 16:81। बस यही इन दोनों का अनुपात हो गया। तो विकल्प हमारा कौन सही जाता है? विकल्प डी सही है। बस ये चैप्टर आज का आपका फिनिश हुआ, समाप्त हुआ। तो अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग ध्यान से केवल पढ़ते रहिए, बस आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। गणित ही थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसका अध्ययन आप लोग मस्ट करिए, जरूर करिए इसका अध्ययन, क्योंकि और विषय आप लोग याद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत होती है। जब तक आप लोग इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसमें पार नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम आप लोगों को धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके समझाते हुए चल रहे हैं। आप लोग अगर समझना चाहेंगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को होने वाली नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।